नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा हुए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीएटी 2016 जो कि 16 मई 2016 को सेकंड शिफ्ट 2 बजे यानी सेकंड शिफ्ट 2 PM से स्टार्ट हुआ था, उसमें जो एग्रीकल्चर के क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर एनिमल हस्बेंड्री के जो 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को वहां से इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके आज के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले सिर्फ इसमें 100 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि किस तरीके का लेवल था आपका 2016 में एग्रीकल्चर का, अब किस तरीके का लेवल आ रहा है। और कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं दोस्त जो रिवाइज होते रहते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहला है कि भाई पूछा जा रहा है कि ये देखिए टॉपिक 1 एग्रीकल्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गाय के दूध से बने खोबे में वसा की मात्रा होती है। फैट कंटेंट इन खोबा मेड फ्रॉम काउ मिल्क इज, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 25.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रेजेंटेटिव मोस्टली यूज्ड फॉर स्क्वाश, शरबत के लिए अधिकतर उपयोग होने वाला परिरक्षक कौन सा है। देखिए यहां पर 2016 से एक पैटर्न इन्होंने दिया था, मिक्सअप कर दिया था क्वेश्चंस का। जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों अलग अलग था, नहीं 100 क्वेश्चन पूरे मिक्स थे, तो आपको पूरे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पूछा गया कि शरबत के लिए अधिकतर उपयोग होने वाला परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव कौन सा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर कौन सा है, पोटेशियम मेटासल्फेट है ना, पोटेशियम मेटासल्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वरलक्ष्मी इज अ हाइब्रिड कल्टीवर और वरलक्ष्मी संकर किस्म है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका किसका, कॉटन यानी कपास का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोस्ट कॉमन सॉइल टाइप, सबसे सामान्य मृदा का प्रकार है, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल या रेड सॉइल। तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा है आपकी कछारी मिट्टी, और सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली इंडियन में कोई सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, न्यूली एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, आपकी खादर, और पुरानी मृदा को भागर बोलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। सरसों उत्पादन प्लस मटर उत्पादन, गेहूं और सरसों, अनाज और पशुपालन। आपसे देखिए मिक्स्ड फार्मिंग, तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। देखिए तो सीरियल्स प्रोडक्शन और एनिमल रेंज यानी अनाज उत्पादन और पशुपालन यहाँ पर राइट आंसर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑन इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए खेती का प्रकार नहीं है, यहां पर पूछा गया स्टेट फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और टेनेंट फार्मिंग ठेके पर खेती, या कलेक्टिव फार्मिंग सामूहिक खेती। तो खेती का प्रकार नहीं है इसमें ड्राई फार्मिंग, बाकी सभी आपके कलेक्टिव फार्मिंग, ठेके यानी टेनेंट फार्मिंग ये सब की जाती है। ये खेती का प्रकार नहीं है, फसल उगाने की पद्धति या तरीका है। ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती आपने पढ़ा होगा कि 750 मिलीमीटर से यदि कम वर्षा होती है तो वहां पर शुष्क खेती कहलाती है, ड्राई फार्मिंग कहलाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ, गाय की द्विकाजी नस्ल पूछी गई है, कांकरेज, पवार, साहिवाल, लाल सिंधी। तो यहाँ पर जो कांकरेज वो है, यहाँ पर कांकरेज जो है वो आपकी राइट आंसर होगी। कांकरेज डुअल पर्पस द्विकाजी नस्ल है गाय की। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अनुमान लगाना है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये
नहीं छोड़ना है कि आप ये याद ना करें, तो इसको आपको याद करके चलते रहना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय, मृदा में नमी की मात्रा को मापा जाता है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, फोटोमीटर से, आर्द्रता मापी से, बैरोमीटर से या रेन गेज से। तो राइट आंसर होगा आपका, किससे मापे जाते हैं? हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी से। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंगल ऑफ लैंड स्लोप इज मेजर्ड बाय, भूमि ढलान को मापा जाता है किससे? पेडोमीटर से, पीजोमीटर से या फिर क्लिनोमीटर से, प्रवणता मापी से या गति मापी से। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? प्रवणता मापी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिल्क पाउडर इज यूज्ड इन, दुग्ध पाउडर का उपयोग होता है दुग्ध को पुनः सांद्रित करने के लिए, दुग्ध को पुनः संयोजन करने के लिए, चाय में या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दुग्ध पाउडर एक ऐसा है कि रिकंसंट्रेटेड मिल्क होता है। यदि आप मिल्क को सुखा के दुग्ध पाउडर मिलाया जाता है, मिल्क को ड्राई करके इसको पुनः आप पानी मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? रिकम्बाइंड मिल्क बन जाएगा। और चाय में भी इसका यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कौन सा है, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट, निम्न में से किस भैंस की नस्ल में वसा का प्रतिशत अधिक होता है? सूरती, महसाना, भदावरी और मुर्रा। तो आपको सभी को आंसर पता होगा, भदावरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर आपका, लिखा है कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इंडिया वाज अपॉइंटेड, भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। तो ये आयोग का गठन किया गया था 1901 में। तो देखिए ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहां से हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। आप देखिए 2016 का ये लेवल है आपका। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, केंद्रीय ग्राम योजना इज रिलेटेड, केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध है प्राकृतिक गर्भाधान से, नेचुरल इंसेमिनेशन से, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान से, या नेचुरल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल, दोनों से, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम गर्भाधान से आपकी केंद्रीय ग्राम योजना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत आईएमपी स्कीम्स जो है यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपकी स्क्रीन पर कि फैट परसेंटेज फाउंड इन बटर, मक्खन में वसा प्रतिशत होता है। तो मक्खन में कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितना होता है मक्खन में? 80.2% वसा प्रतिशत होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से घी के में पूछा जा सकता है, रबड़ी में पूछा जा सकता है। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनके आपको फैट परसेंटेज, जो भी कंपोजिशन है उनका याद करना है। वाटर कंटेंट कितना, यानी पानी प्रतिशत, वसा का प्रतिशत, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है आपका, कल्याण सोना एक किस्म है राइस की या फिर सोयाबीन की, गेहूं की या चिकपी की। तो राइट आंसर है यहाँ पर गेहूं की यानी वीट की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वां है आपका, द स्पीड ऑफ गर्बर सेंट्रीफ्यूजल मशीन इन फैट टेस्ट, बसा परीक्षण में गर्बर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? पूछा जा रहा है। गर्बर परीक्षण होता है ये किस पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है आपका। किस पर करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ठीक है जी, राइट आंसर आप बताइए। तो इसका है 3000 आरपीएम, यानी 3000 राउंड पर मिनट लगाता है ये। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पूछा जा रहा है कि चिकपी यानी चना है एक खरीफ की फसल, रबी की फसल, मानसून फसल या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? चना कब की है? आपकी रबी की फसल की। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। द मोस्ट हाइजेनिक, क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट हाइजेनिक एंड इफिशियंट मेथड ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहने की सबसे स्वच्छ और कुशल विधि है वेट फुल हैंड, भीगी पूर्ण हस्त विधि, वेट फिस्टिंग विथ थंब, भीगी अंगूठा दबाकर दोहन विधि, या ड्राई फुल हैंड विधि। तो देखिए सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि भाई कौन सी है? पूर्ण हस्त दोहन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। जो आपकी
फुल हैंड मेथड है वो सही मानी जाती है। यदि हम बात करते हैं फिस्टिंग की, है ना, तो फिस्टिंग अंगूठा दबाकर ये अपूर्ण मतलब ये अवैज्ञानिक विधि, इसमें दर्द होता है, पेन होता है। चुटकी विधि जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिल्किंग के लिए हम किसकी कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं? चुटकी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 19वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है 19 प्रश्न में? एंथ्राक्स ऑल्सो कॉल्ड, एंथ्राक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्षय रोग होता है। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा गलती लिखा गया है। क्षय रोग यानी टीबी नहीं है ये। तो एंथ्राक्स के बारे में पूछा गया है, होता है मरुस्थलीय ज्वर, प्लीहा ज्वर या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा स्प्लेनिक फीवर उसे बोलते हैं एंथ्रॉक्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? प्लीहा का ज्वर। क्वेश्चन नंबर 20 है मोस्ट चिकन ब्रीड्स, क्या पूछा जा रहा है? हैव हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टॉय ऑन ईच फुट, अधिकतर चूजों की किस्म में पैरों के पंजों में अंगुलियां होती हैं? 2, 3, 4, 5। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 4 उंगलियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कॉमर्शियलाइज्ड इन इंडिया इज, भारत में प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जिसका व्यवसायीकरण किया गया? बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी मक्का। तो सभी बच्चों को पता होगा बीटी कपास सबसे पहले इसका ट्रांसजेनिक फसल यानी व्यवसायीकरण, कॉमर्शियल लेवल पर गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी इसको बुआई करने की, बीटी कपास की। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है यानी 22वां प्रश्न है, बीकानेरी ब्रीड ऑफ, बीकानेरी नस्ल है किसकी है भाई? बकरी की, भेड़ की, मुर्गी की, गाय की। तो सभी को पता होगा बीकानेरी किसकी है? भेड़ की। ठीक है, बीकानेर में आपका भेड़ अनुसंधान संस्थान भी है जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक कुक्कुट पालन की संख्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश। अभी भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन यानी हम बोलते हैं अंडे का कटोरा आंध्र प्रदेश को ही बोला जाता है। तो यदि देखा जाए साउथ में ही सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फादर ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं मेंडल। तो बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मन ई, देखिए मेंडल आपके अनुवांशिकी के पिता है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है आपके हरित क्रांति के पिता है। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, सॉरी हरित क्रांति के, ये डॉक्टर इन बोरलॉग वर्ल्ड में है हरित क्रांति के। एमएस स्वामीनाथन आपके भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और यहाँ पर बोला जाता है एच.जी. खुराना, आपको अलग ही पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो ये देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है कि वर्ल्ड या भारत में, तो यहाँ पर समझ के हमें चलना पड़ेगा वर्ल्ड में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। यहीं पर यदि पूछा जाता आपका कि डॉक्टर मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो सही आंसर हो जाता एमएस स्वामीनाथन। तो यहाँ पर क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में प्रश्न में ऐसे ही घुमाया जाता है, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रेडिट टेकन फॉर लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास के लिए लिया गया ऋण है। लॉन्ग टर्म होता है यानी भूमि विकास करने के लिए जो ऋण दिया जाता है वो दीर्घ अवधि ऋण होता है, अल्पावधि ऋण होता है, मध्यम अवधि या नन अवधि। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट इसके लिए दिया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपको पता है दीर्घ अवधि ऋण की समय सीमा क्या होती है, मध्यम अवधि की क्या होती है, मैं बता दूं आपको। जो मध्यम अवधि ऋण होता है ये होता है आपका 15 महीने के लिए। ये कौन सा मध्यम अवधि ऋण होता है? मीडियम टर्म लोन 15 माह के लिए। शॉर्ट टर्म लोन होता है 15 माह से 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होता है आपका लॉन्ग टर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए 1 मिनट मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा विलंब चाहूंगा इसमें, थोड़ा सा बस। अभी मैं चलिए वापस आते हैं हमारे प्रश्नों पर। ठीक है जी।
यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे प्रश्न। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको यहां कर देता हूं। हाँ जी, ये आंसर पता चल गया होगा। 26वां प्रश्न है आपका, कॉमन केमिकल यूज्ड फॉर डीहॉर्निंग, सींग हटाने हेतु उपयुक्त होने वाला सामान्य रसायन है। तो पहला ब्रोमाइड है, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड है, तीसरा पोटेशियम आयोडाइड है और चौथा है कॉस्टिक पोटास। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर जो होने वाला है वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आफ्टर पास्चुराइजेशन मिल्क बिकम्स, पास्चुरीकरण के द्वारा दूध हो जाता है पतला, जीवाणु रहित या फिर शक्तिवर्धक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु। पास्चुराइजेशन जानते ही आप किस पे कितना किया जाता है, सभी बच्चों को पता होगा। यदि मैं पास्चुराइजेशन की बात करता हूं तो एक होता है लॉन्ग टाइम एलटी, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, यानी लंबे समय के लिए कम तापमान रखा जाता है। तो ये होता है आपका 63 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर रखा जाता है? 63 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और एक होता है हाई टेम्परेचर लो टाइम, HTLT, याद रखिएगा HTLT। ये कितने पर रखा जाता है? ये रखा जाता है 73 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको किल करना। क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको किल करना इसका मुख्य पर्पस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर, विच रीजन ऑफ MP इज रिच इन ब्लैक कॉटन सॉइल, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी में प्रचुर है, यानी किस भाग में? बुंदेलखंड में, मालवा के पठार में, बघेलखंड में या फिर उत्तरोक्त में थे सही। तो राइट आंसर क्या है? मालवा प्लाटू, यानी मालवा के पठार पर सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन। देखिए कितने से आपके इजी क्वेश्चन आते थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। तो सोयाबीन में परसेंटेज पूछ लिया गया तो कितना होता है? 40। बच्चे भैया को भी पता होगा। यदि मैं इसमें ऑयल की बात करूं तो 20% ऑयल होता है, 40% प्रोटीन होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। 40% प्रोटीन, इसको सोयाबीन को आप, इसीलिए ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से हम सोयाबीन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव मांस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव मांस कहते हैं, गरीबों का मांस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां प्रश्न है आपका, लॉन्गेस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इन द वर्ल्ड इज इन, विश्व में टपकन सिंचाई के अंतर्गत विशालतम क्षेत्र है भारत का, इजराइल का या ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का? तो सबसे ज्यादा ड्रिप आपको मिलेगी यूएसए में। ये ड्रिप इरिगेशन ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना। और ये जो पद्धति आई हुई थी इजराइल से आई हुई थी। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी जानकारी भी आपको देते जा रहा हूं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा और क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज बेस्ट इन, पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है दोमट मृदा में, बालू में यानी सैंडी में या किले में? तो सबसे अच्छी वृद्धि आपको मानी जाएगी आपकी दोमट मृदा में। ठीक है, क्योंकि दोमट मृदा में लोम सॉइल में आपके पोर स्पेस ज्यादा होते हैं। पोर स्पेस तो वैसे पूछा जाए तो देखिए क्ले सॉइल में, चिकनी मिट्टी में अधिक होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता क्ले सॉइल की होती है। देखिए सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता पूछा जाए तो क्ले सॉइल की होती है। सबसे ज्यादा रंध्र अवकाश पूछे जाए तो क्ले सॉइल के होते हैं। सबसे कम रंध्र अवकाश पूछे जाए तो सैंडी सॉइल में, बालू में होते हैं। सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है कृषि के पर्पज से तो वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपकी क्रम्बी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, समर प्लाउ इंप्रूव्स, ग्रीप जुताई बढ़ाती है, मृदा आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती, मृदा संरचना, मृदा सांद्रता, तो मृदा क्षरण बिल्कुल सही। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेन पार्ट ऑफ सीड ड्रिल, बीज
बीज पवित्र का प्रमुख भाग, सीड्रिल तो जानते हैं उसका प्रमुख भाग है पहिया, सीड बक्सा, उर्वरक बक्सा या सभी। तो देखिए इन बगैर, इन जो भी पहिया है, सीड बक्सा है, उर्वरक है, इन सभी के बिना क्या सीड्रिल चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल। एक का एक पार्ट दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सभी पार्ट सीड्रिल में होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप सोइंग कर पाएंगे, बुआई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ वेल डिफाइंड इंडिजीनियस कैटल ब्रीड इन इंडिया इज। भारत में भारत परिभाषित देसी मवेशी नस्लें संख्या हैं। तो लगभग 28 अभी तक जो मवेशियों की नस्लें हैं वो परिभाषित है, डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं इनको, ठीक है, आइडेंटिफाई हैं जिनको नस्लें परिभाषित है, कि इनके बारे में पता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कॉक्सिडियोसिस डिसीज पॉल्ट्री। देखो मुर्गी में कॉक्सिडियोसिस बीमारी का कारक है, तो सभी को पता होगा ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, याद रखिएगा। कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये भी याद रखना है कि कौन से प्रोटोजोआ से होता है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चरिस्ट गेट मैक्सिमम क्रेडिट। किस संस्था से किसानों को अधिकतम ऋण मिलता है? आरबीआई से, नाबार्ड से, कॉमर्शियल बैंक से यानी व्यवसायिक बैंक से, उपरोक्त में से सभी से। तो आपको पता होगा कौन सी संस्थाएं जो सबसे ज्यादा ऋण देती हैं। तो किसान किस संस्थानों से अधिकतम ऋण? तो किसानों को वैसे कॉमर्शियल बैंकें ही सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती हैं। वैसे तो सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर बैंक है वो नाबार्ड मानी गई है। क्या मानी गई है डियर? नाबार्ड मानी गई है। 16 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, नाबार्ड बैंक। लेकिन यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा जो ऋण की प्राप्ति होती है वो हो रही है वाणिज्यिक बैंकों से, व्यवसायिक बैंकों से। नाबार्ड कभी भी किसान को डायरेक्ट ऋण नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हेल्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इन सोयाबीन प्रोडक्शन। भारत में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान निम्न में से किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का या छत्तीसगढ़ का? तो सही आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश ही। ये 2016 का आंकड़ा है। लेकिन यदि बोला जाए, देखिए क्या पूछा जाता है उत्पादन में, लेकिन देखिए अब पूछा जाए तो अब उत्पादन की दृष्टि से आपका राजस्थान जा चुका है। प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो राजस्थान आपका उत्पादन की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुका है प्रोडक्टिविटी में देखा जाए, ठीक है। प्रोडक्शन में तो देखिए अभी एमपी ही है, प्रोडक्टिविटी में लेकिन राजस्थान निकल चुका है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी मध्य प्रदेश है, बुआई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही की जाती, लेकिन राजस्थान यदि उत्पादकता के हिसाब से पूछा जाए तो आगे निकल जा चुका है, ठीक है जी। रानीखेत, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, रानीखेत ऑफ फॉल इज स्प्रेड थ्रू। चूजों में रानीखेत बीमारी फैलती है, तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, What is the most suitable temperature for absorption of water root hairs? मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होता है? कितना डीपली क्वेश्चन पूछा, कोई सोच नहीं सकता कि इतना इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 40 से 45 डिग्री, 20 से 35, 10 से 25 या 0 से 10। तो 20 से 25 डिग्री, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो रूट है अच्छा ऑब्जर्वेशन करती, ऑब्जर्व यानी अवशोषण करती हैं मृदा से नमी का या पानी का। क्वेश्चन नंबर 14 44वां प्रश्न है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियसली आपका एसबीआई पूछा गया था, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसमें 2016 में आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड दिल्ली में, हैदराबाद में, गुड़गांव में या सिरसा में? तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ गुआवा। अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है चमन, इलाहाबादी सफेदा, तिलखुश और राजामुन। तो इलाहाबादी सफेदा बहुत ही फेमस वेराइटी है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पूछा गया है F/M में, फार्म यार्ड मैन्योर में, तो कितना होता है? 40:1 आपका इसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, निम्न में से कौन सी दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी पद्धति है? स्ट्रिपिंग, यानी स्ट्रिपिंग मेथड जानते ही हैं, या फिर नकलिंग जो जानते हैं, यहाँ पे अंगूठा से ऐसे दबा देते इससे पेन होती है, फुल हैंड मेथड। तो सबसे अच्छी है भाई साहब फुल हैंड मेथड, सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आपको लास्ट दूध निकालना तो स्ट्रिपिंग या चुटकी विधि का उपयोग कर सकते हो। अंतिम दूध निकालने की, या किसी गाय के थन छोटे हैं तो आप स्ट्रिपिंग मेथड का उपयोग कर सकते हो। नकलिंग तो बिल्कुल अवैज्ञानिक विधि, इसका उपयोग करना ही नहीं चाहिए, इससे विकृति पैदा हो जाती है थनों में। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, फॉर विच कंट्री सोयाबीन इज एन नेटिव क्रॉप, सोयाबीन किस देश की मूल फसल है? भारत, चाइना। तो सभी को पता होगा सोयाबीन कहां से आया था मेरे प्यारे बच्चों, चाइना से, यानी चीन से आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर ये रहा, चीन की उत्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डीसीपी परसेंटेज इज हाईएस्ट इन, डीसीपी प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। डीसीपी जानते हैं, डाइजेस्टेबल क्योर्ड प्रोटीन पूछा गया है, यानी कुल सुपाच्य या पाच्य प्रोटीन का पूछा गया, किस में होता है? जौ की घास में, बरसीम में, या फिर गेहूं के भूसे में, या लूसर्न में? तो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा बरसीम की घास में, यानी बरसीम सबसे अच्छा चारा माना जाता है, इसलिए बरसीम में डाइजेस्टेबल यानी डीसीपी सबसे ज्यादा होता है प्रतिशत के रूप में, इसलिए बरसीम सबसे अच्छा चारा माना जाता है फूडर पर्पस से। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैक्सिमम लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस इज ड्यू टू, धान की फसल में नाइट्रोजन का अधिकतम नुकसान होता है अमोनीकरण की क्रिया द्वारा, जल अल्पता यानी वाटर स्कैरेसिटी के द्वारा, या फिर वोलेटिलाइजेशन के द्वारा, वाष्पीकरण जिसे बोला जाता है, दोबारा नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में चले, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा धान के फील्ड में जो लॉस होता है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा, सबसे ज्यादा होता है। जो मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेता है धान? अमोनिया के फॉर्म में, NH के फॉर्म में, NH4+ इस फॉर्म में लेता है। इसको वापस जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस फॉर्म में? NO2- के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं? वायुमंडल में पहुंचा दे। ये होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है जी। अब आपको कमेंट में बताना है कि डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द डिसीज रिकेट्स इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जंतुओं में रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन सी और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। बताइए। तो विटामिन डी सभी को पता होगा, और विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? आपका सनलाइट से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। रिकेट्स की बीमारी है ना, त्वचा रोग होता है। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 में, राशन कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल, राशन कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल एनिमल्स डज नॉट रिक्वायर्ड दिस थिंग, प्रत्येक जानवर की राशन की गणना करने हेतु निम्न में से आवश्यकता नहीं होती है। वेट ऑफ एनिमल, जानवर का भार, भाई इसकी तो आवश्यकता होती है, भार के अकॉर्डिंग राशन आपने देखा होगा। लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध अवस्था काल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था काल या उपरोक्त सभी। देखिए तो यहां पर होगा प्रेगनेंसी सही आंसर। देखिए प्रेगनेंसी में आप ये नहीं देखोगे गाय को प्रेगनेंसी के अनुसार आप उसको राशन देना प्रारंभ कर दोगे, उसमें आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी चीजों की। मतलब राशन प्रेग्नेंट काऊ को, देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 49, द बेस्ट ब्रीड फॉर यूजिंग एज मेल लाइन इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ब्रॉयलर उत्पादन में नर पंक्ति के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम किस्म है? सबसे अच्छी है ब्रॉयलर के लिए रियर किए जाती वाली ब्रीड पूछी गई है भाई, पोल्ट्री ब्रीड की तो बिल्कुल कॉर्निश सबसे अच्छी है ब्रॉयलर पर्पस। ब्रॉयलर पर्पस जानते हैं, जिसको हम मांस के उद्देश्य से पालते हैं, जिस मुर्गे को मांस के उद्देश्य से पालते हैं उसे ब्रॉयलर बोला जाता है, तो सबसे अच्छी कॉर्निश है। क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न आपका ये है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक्स एग, मुर्गी के अंडे का उसमेयान काल होता है, सभी बच्चों को पता होगा कितना होता है भैया? 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। मुर्गी यदि इसको रियर करती है, मुर्गी यदि अंडों को हेजिंग करती है, अंडों की प्राकृतिक तरीके से मुर्गी यदि हेज करती है
हेचिंग करती है तो वो क्या करती है, पंख फैला के अंडों पर बैठती है, गर्मी देती है, उसी को उसमें काल बोलते हैं। या फिर आप हैचरी में रखते हैं तो हैचरी में हैचिंग जो मशीन होती है उसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर मूव करते हैं। द ऑप्टिमम टाइम टू इंसेमिनेट काउ ड्यूरिंग एस्ट्रस इज, ऋतुकाल में गाय में गर्भधान कराने का अनुकूल समय है। कोमल ऋतु, मिडिल ईस्टरस टाइम में, एंड ऑफ ईस्टरस। देखो चार इसमें साइकिल चलते हैं, 4 साइकिल होते हैं। ईस्टरस साइकिल में गर्भधान कराया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूछा गया मिड में, एंड में, अर्ली में या एनी टाइम। तो मिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मिड से अंत तक मिला सकते हो आप भाई साहब। किस में आप गर्भधान करा सकते हो, मिडिल से एंड तक, ठीक है, मतलब मध्य से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिड टू, ठीक है, मिडिल ईस्टरस। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ब्रीड ऑफ गोड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ क्वीन, बकरियों की कौन सी नस्ल को संसार की दूध की रानी कहा जाता है? तो सभी को पता होगा सानेन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 53 क्वेश्चन है, मेज फूडर ग्रीन कम्स अंडर द ग्रेड इन क्वालिटी, मक्के का हरा चारा गुणवत्ता की किस श्रेणी में आता है? उत्तम, मध्यम, निम्न या अति उत्तम। तो देखिए यहां पर क्या होता है, मक्का का चारा, मक्के का हरा चारा, देखिए मक्के का हरा चारा तो उतनी अच्छी अवस्था में पुअर श्रेणी में आता है। यदि मक्का आप फूडर पर्पस से उगा रहे हैं, ठीक है, तो मक्का जो है वो बहुत अच्छा फूडर माना जाता है मुर्गियों के लिए। हरा चारा मक्का का पुअर क्वालिटी में आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो याद रखिएगा, हरा मक्का का चारा, हरा ज्वार, ये बाजरा हुए, इनमें नेगेटिव वो पाया जाता है, कंटेंट होता है जो पौधों को सॉरी पशुओं को बीमार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 54, वेजिटेबल क्रॉप्स बिलोंग्स टू कोल क्रॉप्स ग्रुप, थ्रिव बेस्ट इन, केवल कोल समूह में आने वाली सब्जियां सर्वोत्तम पनपती हैं शुष्क जलवायु में, अर्ध शुष्क जलवायु में, ठंडे मौसम में या गर्म। तो बच्चा भैया भी इसका आंसर बता सकता है, कूल वेदर, ठंडे मौसम में। देखिए कोल क्रॉप में आपकी जो कोल फसल है, काउलीफ्लावर और आपकी जो मतलब गोभी वर्गीय जो आती है, आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये आ जाएंगी, ठीक है जी। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी कब आपका सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है? ठंडे ऋतु में, पता होगा। क्वेश्चन नंबर 55, मारेक्स डिसीज इन पोल्ट्री कॉज्ड बाय, मुर्गी में मारेक्स रोग का कारण होता है। तो देखिए कितने भी अभी 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, आपको पता होगा किसके द्वारा होता है, राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ, ठीक है जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, हाईली मोबाइल एलिमेंट इज, अत्यधिक गतिशील तत्व है। तो सबसे ज्यादा अत्यधिक गतिशील पूछा गया, नहीं जी गलत है इसका, या तो क्वेश्चन गलत है, फास्फोरस तो हो ही नहीं सकता, तो इसको सुधार लीजिएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर अत्यधिक अगतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन सुधारो, अगतिशील जुड़ेगा। तो अत्यधिक अगतिशील तत्व कौन सा है आपका, फास्फोरस है। सभी बच्चों को पता होगा भैया कौन सा है, फास्फोरस मृदा में सबसे ज्यादा अगतिशील है, प्लांट में भी गतिशील नहीं होता उतना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा, छेना इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट, छेना का उपयोग निम्न में से किस मिठाई को बनाने में किया जाता? रसगुल्ला, राजभोग, संदेश, सभी, यानी ये सभी बनाने के लिए छेना का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमूल सिस्टम ऑफ मिल्क मार्केटिंग फॉलो ऑफ द प्रिंसिपल, अमूल तंत्र, जो अमूल, देखिए अमूल का दूध सभी ने पिया होगा, एडवर्टाइज भी आती है, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा सभी ने। तो पूछा गया ये किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, कैसा ग्रुप है ये, आपसी, सहायकी, सहकारिता या सेवा, सर्विस सेक्टर में। तो ये आता है कोऑपरेटिव, यानी ये कोऑपरेटिव बहुत एक समूह है लोगों का, किसी एक का इंडिविजुअल नहीं है ये बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज मोनोकोटिलिडोन, मोनोकोटिलिडोन निम्न में से कौन सा खरपतवार है, यानी एक बीजपत्री पूछा गया है। बथुआ, मकोय, कांस, कृष्णनील। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कांस, एक बीजपत्री। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद करना एक बीजपत्री कौन से, द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 60वां प्रश्न है आपका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जर्म इन इंडिया, भारत में चने का ग्राम
भारत में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल सही है भैया, मध्य प्रदेश ही चने का सबसे ज्यादा। हमारे मध्य प्रदेश में यदि पूछा जाए तो कहां पर आपका ये मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा, और ये बोला जाता है छिंदवाड़ा, या फिर हमारे यहाँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच प्रोटीन ऑफ मिल्क फ्रॉम अडर बैक्टीरिया कंटेंट इज हाईएस्ट? थनों से निकल गए दूध के किस भाग में जीवाणुओं, पोर्शन लिखा है, जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है? कोमल दूध में, अलग अलग करके दोहे गए दूध में, अग्र दूध में, या फिर स्त्रावित दूध में? देखिए फोर मिल्क क्या कहलाता है? जैसे ही आप दूध लगाना स्टार्ट करते हैं तो जो प्रथम बार तो थनों से दूध निकलता है उसे फोर मिल्क कहा जाता है, और अग्र दूध में जो दूध निकलता है उसमें बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर मूव करते हैं। द डोमेस्टिक चिकन इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं बतख से, टर्की से, चूजे से, या रेड जंगल फॉल से? तो आपको पता ही होगे जो ये हुए थे रेड जंगल फॉल से पालतू चूजे। लार जंगली मुर्गी से ही पहले बोला जाता कि मुर्गी आया कि अंडा। यदि देखा जाए तो सबसे पुरानी जो मुर्गी है रेड जंगल फाउली है, तो पालतू चूजे जो उत्पन्न किए गए थे लाल जंगली मुर्गी रेड जंगल फाउल से किए गए। 63 क्वेश्चन है आपका, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है भाई साहब। कितनी होती है पीएच वैल्यू? तो मिल्क का पीएच होता है 6.6, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64वां प्रश्न है, जलमग्न वेराइटी ऑफ, जलमग्न किस्म है, किसकी है भाई? शुगर कैन की, कमल की, चावल की? तो सभी को पता होगा चावल की, क्योंकि जलमग्न अवस्था में हम इनमें से चावल को ही उगाते हैं, कमल की फसल तो नहीं उगाते, कमल एक पुष्प वाली है, तो यहां से तो राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, सुटेबल डे एंड नाइट टेम्परेचर फॉर रोज प्लांट। गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापमान होता है 25 से 30, 15, 20, 25, 40, 15, 20, 30, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? 20, 25 से 15 डिग्री सेल्सियस कम रोज के लिए, गुलाब के लिए अच्छा तापमान। दिन और रात का पूछकर दिन का 20, 25, 30 चला जाएगा, रात का 15 डिग्री चल जाएगा। 66, फ्लोडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल फॉर। सिंचाई की बिलाप या बाढ़ विधि किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो सभी को पता होगा धान, धान के खेत में पानी भर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर एनिमल ब्रीडिंग। पशु संकरण हेतु उपयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि है इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग? तो सभी को पता होगा कौन सी है आपकी, आउट ब्रीडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग, ठीक है जी। पशु संकरण, एनिमल ब्रीडिंग, संकरण हेतु सबसे अच्छी उपयुक्त होने वाली बाह्य, आउट ब्रीडिंग अच्छी होती है कि 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य संकरण ना कराकर 4 से 6 पीढ़ियों के बाहर संकरण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन मिल्क। निम्न में से कौन सा तत्व दुग्ध में पाए जाते हैं? कौन से तत्व? आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा गया है, सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, तांबा, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है आपके दूध में, मिल्क में मिलेंगे। इसलिए दूध को क्या बोला जाता है? विटामिन ए भी अच्छा स्रोत है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट आहार बोला जाता है। प्रश्न 69वां प्रश्न है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ लिया गया है, कहाँ है? मथुरा में, आगरा मथुरा में, ठीक है जी, सॉरी मथुरा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सत्तरवां प्रश्न है, विच इज लेस टॉक्सिक हर्बिसाइड। कम वैसाला खरपतवार कौन सा है? विष नहीं होता, 2,4-D खरपतवार नाशी पूछा गया। हर्बिसाइड कौन सा है जिसमें कम वैसेला होता है, बैसीला होता है, जिसमें टॉक्सिसिटी कम होती है? 2,4-D, एट्राजिन, सिमाजिन या सभी? तो ये सभी जो हैं कम उपरोक्त, मतलब सभी जो हैं कम वैसीले हैं, टॉक्सिसिटी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 71, जूलॉजिकल नेम ऑफ बफेलो इज। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, सभी को पता होगा, बॉस बोवेलिस।
क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 72वां प्रश्न है, लैक्टोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लैक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को पता होगा मिल्क की डेंसिटी के लिए, दुग्ध के घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि लैक्टोमीटर काम किस सिद्धांत पर करता है, प्रिंसिपल कौन सा है लैक्टोमीटर में। तो देखिए न्यूटन के लॉ पर, मेंडल के प्रिंसिपल पर, मेंडल के तो नहीं करेगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन। निम्न में से नाइट्रोजन का प्रशुद्ध स्रोत, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। निम्न में से नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत है प्याज, सूखा रक्त, मछली, खाद। तो सभी को पता होगा ड्राइड ब्लड, ठीक है, सूखा रक्त सबसे ज्यादा होता है। यदि खाद में बात करूं तो डाईहाइड्रेट अमोनिया जानते हैं आप, या एनाहाइड्रेस अमोनिया जानते हैं। एनाहाइड्रेस अमोनिया में सबसे ज्यादा 82% आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसके बाद यूरिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, गजराज ग्रास इज द फूडर ग्रास बिलोंग टू द ग्रुप। गजराज घास जो कि एक चारा घास है, किस समूह से संबंधित है। एनुअल, बारहमासी, मौसमी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है गजराज का, पेरेनियल ग्रास है भैया, 12 मासी चलने वाली ग्रास है, एक बार लगा लो पूरे बरस वाला आपको चारा मिलेगा गजराज। क्वेश्चन नंबर 75, 8 टीथ ऑफ कैटल इमर्ज एट द एज ऑफ। गाय का 8 दांत कितने वर्ष की आयु में निकलता है, 8 दांत का पूछा गया। तो 5 वर्ष की आयु में गाय में 8 दांत निकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से आयु ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाय भैंस में दांत देखकर आयु ज्ञात करना बहुत ही अच्छी विधि है। एक होती है छल्ले देखकर, जो सींग में छल्ले देखकर करते हैं, लेकिन आयु देखकर करने वाली विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। 76 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, पीली क्रांति का संबंध है, सभी को पता होगा भैया पीली क्रांति का संबंध किससे है, ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी तिलहन उत्पादन से, सभी को पता होगा। दुग्ध उत्पादन यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, आपका सुनहरी क्रांति ग्रीन, आपका जो ओवरऑल शहद प्रोडक्शन से है ना आपका। इसके बाद में ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा तो मिल्क रेवोल्यूशन तो पता ही होगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। तो क्रांतियों से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझाना ये चाह रहा हूं, तो क्रांतियां पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77वां प्रश्न, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन टिलेज इज टू कंजर्व। भू परीक्षण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना है, जल, मृदा, जल और मृदा दोनों। तो इसमें से राइट आंसर होगा जल और मृदा दोनों। देखिए कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि टिलेज कम से कम टिलेज करना। क्या होता है बच्चे, कम से कम टिलेज करना। क्या होता है, कम से कम टिलेज प्रैक्टिसेस करना, जिससे क्रॉप्स के रेसिड्यू जो है आपकी भूमि पर बने रहे, है ना, अवशेष जो है भूमि पर बने रहे, अवशेष जो है मृदा में रिमान रहे, जिससे जल और मृदा दोनों का संरक्षण हो। क्वेश्चन नंबर 78वां प्रश्न, डीसीपी कंटेंट्स ऑफ गुइनिया ग्रास। गुइनिया ग्रास में पाचक कच्चे प्रोटीन की मात्रा होती है तो 1%। राइट आंसर क्या है इसका, 1%। क्वेश्चन नंबर 79 है, डोलोमाइट इन रिच। डोलोमाइट में प्रचुर होता है, जानते ही ये मिनरल से, ठीक है। सेकेंडरी है, प्राइमरी, ये कमेंट बॉक्स में बताना। प्राथमिक खनिज पदार्थ है या द्वितीयक, आपको कमेंट बताना। डोलोमाइट तो मोलिब्डेनम, एजी, आर्गन या फिर मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या है पर मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा क्या होता है डोलोमाइट में, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 18, 80वां प्रश्न है, फॉर कैनिंग टोमेटो फ्रूट्स आर पिक्ड एट। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फल को किस अवस्था में तोड़ना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो जब वो पका हुआ हरी अवस्था में, या अधपका, या गुलाबी अवस्था में, या लाल पाइप स्टेज में लाल हो जाए जब अधपका हरी अवस्था में। तो सबसे अच्छा है कैनिंग के लिए आपको कब तोड़ना है, रेड पाइप स्टेज में। यदि आपसे पूछा जा रहा तो क्वेश्चन में
कि आपको ट्रक के लिए, ट्रकिंग के लिए, यानी आपको दूर भेजने के लिए टमाटर दूर भेजना है तो किस अवस्था में तोड़ना है, तो वो मैच्योर ग्रीन स्टेज में आप तोड़ सकते हो, पका हुआ हरी अवस्था में आप तोड़ सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, फैट कंटेंट ऑफ मिल्क ऑफ द थारपारकर काऊ। थारपारकर गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है, कितने परसेंट वसा होती है? 4.6। तो बिल्कुल सही है, 4.60% वसा होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 82, तो यहां से देख लिए फैट परसेंटेज भी क्वेश्चन आते हैं। 82वां प्रश्न आपका ये रहा, 82वां प्रश्न। ईडीएस 76 ईडीएस 76 है, पोक्स विषाणु, कोरोना, हर्पीज या एडिनो। तो सभी को पता होगा एडिनो वायरस का ही स्ट्रेन है ये ईडीएस 76, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईडीएस 76 जो है एडिनो विषाणु, ये कौन सा रोग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन इंडिया फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्टेड बाय। भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधान किया गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा, खुराना के द्वारा, या फिर डॉक्टर संपत कुमारन। तो सभी ने पढ़ा होगा, डॉक्टर संपत कुमारन ने सर्वप्रथम एआई किया था इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर, और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कब किया गया था और कहां पर किया गया था, कौन से डेयरी फॉर्म। तो मैसूर डेयरी फॉर्म में किया गया था, सन बताना है आपको कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, द पीएच ऑफ सलाइन सॉइल इज। लवड़ीय मृदा का पीएच है, कितना होता है भैया? लवड़ी मृदा का पीएच आप सभी को पता होगा, ग्रेटर देन 10 होता है। और क्षारीय मृदा का कितना होता है? ग्रेटर देन 8.5 होता है। और अम्लीय मृदा का कितना होता है? लेस देन 7 होता है। देखिए पीएच स्केल, तो करेक्ट आंसर क्या है भैया? क्षारीय लवड़ीय मृदा का होता है, सॉरी, ग्रेटर देन 8.5 होता है। और जैसे ही ये आपकी लवड़ीय से जो बढ़ जाएगी, सलाइन और लवड़ीय दोनों का कॉम्बिनेशन, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, तो ये ग्रेटर देन 10 तक चला जाता है, ऊपर तक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 8.5। देखिए आप सभी को पता होगा, यदि मैं पीएच स्केल की बात करूं तो यहां से 0 से लगा के 14 तक ये स्केल होता है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, यहां पर होता है 7 पीएच, तो ये होगा आपका कैसा? न्यूट्रल। ये कैसा है आपका? न्यूट्रल। ना क्षारीय होगी मृदा ना कुछ। यदि आप इससे नीचे जाओगे तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। और इससे इस साइड बढ़ोगे 7 से 14 की ओर, तो भूमि कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीएच पूछा गया है, लवड़ीय सॉइल, लवड़ीय मतलब क्षारीय ही है एक प्रकार से। तो कितना होगा इसका? ग्रेटर देन 8.5। तो याद रखिएगा। चलिए 85वां प्रश्न है, 85 प्रश्न है आपका। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश एट। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, मतलब कहाँ की हुई है? तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है? गुजरात में। भारतीय डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है आपका? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 86, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। देख लिए आईक्री सेट का क्वेश्चन आ गया बच्चों, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसमें बहुत सारे देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान में, ताकि ड्राई लैंड फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है, शुष्क भूमि खेती, क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इस बार भी ये प्रश्न आ सकता है, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बर्ड। निम्न में से कौन सी मुर्गी की किस्म नहीं है? मुर्रा, कोचिन, व्हाइट लेगोन, ऑस्ट्रेलोप। तो सभी को पता है मुर्रा बफेलो की है। तो 87वीं का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, फर्स्ट फ्रूट्स आर बैलेंस्ड बिफोर कैनिंग एट। डिब्बाबंदी से पहले फलों का वजन किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर पूछा जा रहा है? $90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस। बैलेंस नहीं है बेटा, ब्लांचिंग है ये। देखिए गलत इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है। ब्लांचिंग, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है डिब्बाबंदी से पहले, तो सुधार लीजिएगा। ब्लांचिंग तो कितने पर की जाती है? 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर ब्लांचिंग की जाती है, यानी फलों को धोना, ठीक है, ताकि उसमें से बैक्टीरिया क्या हो जाए, निकल जाए। तो 80 डिग्री सेल्सियस पानी में फलों को गर्म किया जाता है, गर्म पानी से धोना जाता है, उसे ब्लांचिंग कहा जाता है। ठीक है जी। 89 का आंसर बताइए। कैटल बिलोंग टू द फैलम। मवेशी नस्ल संबंधित है कौन से फैलम से? संघ से। फैलम मतलब होता है संघ, फाइलम मतलब होता है संघ। तो कॉर्डेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा एंड
मालुस्का बोथ से, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या है राइट आंसर यहाँ पर? कोर डेटा से। किससे है? कोर डेटा से। याद रखिएगा किससे है? कोर डेटा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90वां प्रश्न है आपका कि द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय रिंग ऑन द हॉर्न, सींगों पर छल्लों के आधार पर आयु निर्धारित करने का सूत्र है। तो देखिए छल्लों की संख्या, ठीक है, +2, तो छल्लों की संख्या +2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स +2 जोड़ दो। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनता है? R+2। R मतलब जितने रिंग हैं और +2, यानी 2 वर्ष की आयु में एक छल्ला बनना प्रारंभ होता है। प्रति वर्ष एक छल्ला बनता रहता है 2 वर्ष के बाद। तो ये 2 वर्ष का तो हो ही जाएगा जब एक छल्ला बनेगा, तो हम ये 2 वर्ष हर बार ऐड करेंगे जितने छल्ले होंगे। R मतलब छल्लों की संख्या, तो R+2 ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। पूछा जा रहा है फुट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय, खुरपका मुहपका रोग का कारण है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगस, कवक, विषाणु। तो सभी को पता होगा विषाणु। तो आपको कमेंट में बताना है कौन सा विषाणु फुट एंड FMD फुट एंड माउथ डिसीज करता है, उस विषाणु का नाम बता। 93 क्वेश्चन नंबर 93 प्रश्न है विच इज द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन गेंदे की संकर किस्म कौन सी है? पूसा हाइब्रिड, पूसा नारंगी, पूसा स्वाति, पूसा बासमती। तो पूसा संकर जो है क्या है? अफ्रीकी गेंदे की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 94, मोहिनी इज अ वेराइटी ऑफ, मोहिनी किसकी किस्म है? तो मोहिनी किसकी किस्म है बच्चे? अरहर की, सॉरी नहीं मूंग की, सॉरी मूंग की है मोहिनी किस्म। तो देखिए किस्मों से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब हो सकता है इस बार भी आपकी वेराइटी से क्वेश्चन डालें। क्वेश्चन नंबर 95 है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। देखिए केमिकल फॉर्मूला पूछा गया जिप्सम का, तो क्या है भाई केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का? CaCO2, CaOCl2 या CaSO4 2H2O। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, श्वेत क्रांति का संबंध है, सभी को पता होगा, ऑपरेशन फ्लड से। ऑपरेशन फ्लड बोले तो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज यूजफुल टू कंट्रोल सिट्रस फ्रूट ड्रॉप, निम्न में से कौन सा साइट्रिक फलों यानी जो नींबू वर्गीय फलों में फलों के गिरने को रोकता है? नींबू वर्गीय पेड़ों में फलों के गिरने को। तो राइट आंसर क्या है? 2,4-D का इस्तेमाल करना फलों के गिरने को रोकता है। 98 प्रश्न है आपका, सोरघम इज अ, सोरघम है एक, सभी को पता होगा, शॉर्ट डे प्लांट, छोटी अवधि का पौधा है। ठीक है, सोरगम बाजरा खरीफ ऋतु की फसल है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99वां प्रश्न है आपका, फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैम ऑफ FPO द अमाउंट ऑफ द शुगर कैन रिक्वायर्ड। FPO के जैम को बनाने हेतु आवश्यक शक्कर की मात्रा है, कितने % शक्कर चाहिए? सीधी बात पूछी गई कि जैम में शुगर कंटेंट कितना होता है, तो 68% शुगर मिलाया जाता है। ये है आज आपका 100वां और लास्टवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मनाली नट, निम्न में से क्या मनाली नट के नाम से जाना जाता है? मूंग, मूंगफली, चिकपी। तो देखिए नट, ग्राउंड नट लगाई है इसमें, तो मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। डियर बच्चों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आई और ऐसे ही आप यदि 2016 के बाद 2015, 14, 17, 18, 19, 20, 21 सभी के एक ही वीडियो में पूरे संपूर्ण प्रश्न चाहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, काफी कम समय बचा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कम समय में आपके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाए गए हैं। इसी तरीके से आपको 2007 आज का जो पेपर है 16 का, इसी के आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, है ना, और मैथ्स के सभी के क्वेश्चंस 25-25 क्वेश्चन के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जम के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।